हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में मैंने पीआईक्यू का एनालिसिस किया था, प्रीलिम्स का। मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। अगली 2 मंथ में प्रीलिम्स का टोटल रिवीजन मैं कर दूंगी और एवरी पीआईक्यू 10 ईयर्स की जितना पीआईक्यू होता है वो सारी मैं एनालिसिस करूँगी लाइव। ओके, देन उस पीआईक्यू की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैंने डीपली एनालिसिस करके शॉर्ट नोट मेकिंग किया है। तुम लोग देख सकते हो। इस शॉर्ट नोट से मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूँगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करती हूँ। और एक बात, 10 क्वेश्चंस एवरीडे में लेती हूँ और उस 10 क्वेश्चन को ही मैं डिस्कस करती हूँ। ओके, चलो। सो लेयर्स ऑफ द एटम्स, पहली क्लास में मैंने एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहती है वो देख लिया। एटमॉस्फेयर की जो स्फेरिकल लेयर्स है उस लेयर को जो अर्थ की सराउंडिंग्स में है उसको एटमॉस्फेयर बोलती है। एटमॉस्फेयर के कैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल। एक्सटर्नल में जो मटीरियल आता है वो मटीरियल को बार्न करके हमको प्रोटेक्ट करती है। और सोलर से, और दैट्स मीन सन से जो लाइट, ओके, सन से जो लाइट आता है ना, उस लाइट में जो यूवी रे रहता है वो ओजोन एब्जॉर्ब करके हमको प्रोटेक्ट करती है। और देन जो ग्रीन हाउस गैस है उस ग्रीन हाउस गैस के लिए सम वार्मिंग होता है। और उस वार्मिंग से, ओके, उस ग्रीन हाउस गैस से सम वार्मिंग होता है। और उस वार्मिंग से ही, समझ में आया? उस वार्मिंग से ही हमको एक रूम क्रिएट करती है और उसके लिए हमारा अर्थ वार्म रहती है। और क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दैट्स मीन which is not contribute in making atmosphere, just a part of atmosphere, which is volcanoes. Okay, volcanoes or volcanoes eruption, hot spring, chemical breakdowns and redistribution from the biosphere. एंड देन आएगा कॉम्पोजिशन जो होता है वो कॉम्पोजिशन दैट्स मीन कैसे कैसे रहती है सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली, उसको एरोसोल बोलते हैं। एरोसोल क्या है? सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को कलेक्टिवली एरोसोल बोलते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है। और नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। ओके, ऑक्सीजन 21%। सो ऑक्सीजन, होल लिविंग ऑर्गन इनहेल ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को कॉम्बशंस एंड ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में उसको हेल्प रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और प्लांट्स। ओके, एंड देन आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फाउंडली अप टू 90 किमी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फाउंडली अप टू 90 किमी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एंड वाटर वेपर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं उन टेम्परेचर में डिपेंड करते हैं। 0 to 5% वॉल्यूम उसका रहता है और मोर देन 90% 5 में हाइट तक ही रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कितने तक रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अप टू 90 किमी तक रहती है। और वाटर वेपर जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और 0 to 5% वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करती है। और उस वॉल्यूम की 5 किमी हाइट तक उसको फाउंड करती है। ओके, और आर्गन जो रहता है, आर्गन 0.93% आर्गन रहते हैं जो
एक न्यूट्रल गैस है। और ओजोन थ्री जो उसका जो थिकनेस है वो 20 km से 25 km थिकनेस में रहती है, ओजोनोस्फीयर बोलती है उसको। और वो हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से। ओके। और हाई ऑल्टीट्यूड फॉर्म्ड एट हाई एल्टीट्यूड एंड देन ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड, फॉर्म्ड होती है हाई एल्टीट्यूड में और ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउनवर्ड में। अदर गैसेस में रहती है कि नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टोन, मीथेन। और पार्टिकुलेट मैटर स्पेशली कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल। Particulate matter consists in sand particle, that's mean whether rock and volcanic ash. Okay, pollen grain, small organism, shoot or ocean salt, a fragmented of materials, जो हमको हेल्प करती है एब्जॉर्बिंग में, एब्जॉर्ब, रेडिएट, रिफ्लेक्ट, स्कैटरिंग में, एब्जॉर्बिंग में, रिफ्लेक्ट में और स्कैटरिंग में ऑफ सोलर रेडिएशन। एंड सॉल्ट पार्टिकल बिकम हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली। Salt particle become hydroscopic nuclei, thus help in the formation of water drops. Salt particle become hydroscopic nuclei, thus help in the formation of water drop. ओके, तो यहाँ पर देख ही रही हो कि एटमॉस्फेरिक गैस क्वांटिटी बाई वॉल्यूम में जो होता है वो आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और थोड़ी थोड़ी अदर्स गैस रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना रहता है वो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ओके, अब आएगा कहाँ पर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिवाइड करती है दो, बेस्ड ऑन टू सेक्टर, वन बेस्ड ऑन compositions and based on the variation of temperature. So based on the compositions, इसको होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बोलते हैं। होमोजेनियस दैट्स मीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेट्रोजेनियस दैट्स मीन नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजेनियस एयर जो रहती है वो अप टू 80 km तक की होमोजेनियस एयर रहती है और डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है यूनिफॉर्मली। और हेट्रोजेनियस जो रहती है वो बियॉन्ड 80 km हेट्रोजेनियस गैस रहती है। और देन उसका मास के ऊपर डिपेंड करके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करके उसका लेयर प्रोड्यूस होता है। दैट्स मीन यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहती है। अप टू 90 km कार्बन डाइऑक्साइड, अप टू 5 km वाटर वेपर एंड अप टू 80 km होमोजेनियस। ओके, होमोस्फीयर देन बियॉन्ड 80 km हेटेरोस्फीयर। सो बेस्ड ऑन चेंज इन द टेम्परेचर में चेंज करके 6 टाइप में डिवाइड हो जाती है। एक ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ओके, ट्रोपोस्फीयर जो रहती है वो 8 से 80 km तक ही रहती है ट्रोपोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर जो रहती है वो अप टू 50 किलोमीटर तक ही रहती है, और थर्मोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर और मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर। ओके, 50 से 80 किलोमीटर। एक्सोस्फीयर जो रहती है वो बियॉन्ड 400 किलोमीटर। सो पहले ट्रोपोस्फीयर देन स्ट्रेटोस्फीयर और उसको बीच में जो रहती है उसको बोलती है ट्रोपोपॉस। ओके, देन आएगा मेसोस्फीयर 50 to 80 km। ओके, 50 to 80 km। देन आएगा थर्मोस्फीयर दैट्स मीन हीट एंड एक्सोस्फीयर दैट्स मीन लास्ट। ओके, ट्रोपोस्फीयर जो रहती है वो हीट इंक्रीज अगर होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और इसका थिकनेस 80 km एट इक्वेटर एंड एट 8 km एट पोल। दिस इज द PIQ। ओके, PIQ का स्टेटमेंट 2024 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। और स्ट्रेटोस्फीयर दैट्स मीन अप टू 50 किलोमीटर। ओके, 50 किलोमीटर में तक ही यह रहती है, वो बाद में जाता हूँ। ओके, पहले ट्रोपोस्फीयर के बारे में फिर से बोलती हूँ कि
थिकनेस एट इक्वेटर 18 किमी एंड पोल पर 8 किमी, और इसका हाइट अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और जितना वेदर का जो एक्टिविटी रहती है लाइक क्लाउड फॉर्मेशंस, ओके, लाइक क्लाउड फॉर्मेशंस, मूवमेंट्स ऑफ एयर मासेस रहती है पर भी पी क्यू है, और मूवमेंट ऑफ एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम, एवरीथिंग प्रेजेंट यहाँ पर ही होता है। और सेपरेटेड बाय द, मैंने पिछली बार ही बोला कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो एक लेयर रहती है उस लेयर को ही बोलती है ट्रोपोपॉस, ओके, स्ट्रेटोस्फियर। सो अप टू 15 किलोमीटर, सो 18 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक से 50 किलोमीटर जो एरिया है उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलती है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर, अभी मैंने देखा कि यूवी रे से हमको प्रोटेक्ट करती है ओजोनोस्फियर, जो अपर ऑल्टीट्यूड में प्रोड्यूस होता है, देन लोअर ऑल्टीट्यूड में आता है, और जिसका थिकनेस 20 से 25 की थिकनेस है उस लेयर का, उसको ओजोन लेयर बोलती है। और वो ओजोन लेयर कहाँ पर रहती है? स्ट्रेटोस्फियर में रहती है, समझ रही हो? एक सेकेंड। ओजोन लेयर इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। सो स्ट्रेटोस्फियर की लोअर पार्ट में ओजोन लेयर रहती है, ओके। टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फियर की इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, इसमें स्ट्रेटोस्फियर की लोअर पार्ट में ओजोन लेयर रहती है, ओके। टेम्परेचर आर हाइस्ट ओवर द समर पोल, सो समर पोल में दैट्स मीन पोल में, ओके, जो पोल में जब समर टाइम आता है तो उस टाइम में टेम्परेचर वहाँ पर हाई रहती है, हाइस्ट ओवर द समर पोल, टेम्परेचर आर हाइस्ट ओवर द समर पोल। सो पोल एरिया में समर टाइम रहती है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाइस्ट रहती है, वहाँ पर ही टेम्परेचर हाइस्ट रहती है। दैट्स मीन अगर, ओके, सो दैट्स मीन अगर तुम पोल पर रहती हो, ओके, सो पोल में इस रीजन में टेम्परेचर हाई रहती है। और अगर तुम पोल में समर में अगर तुम लोअर हाइट में जाओगे तो भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और अपर हाइट में जाओगे तब भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए ऐसे एक लेयर है जिस लेयर में जो लोअर पार्ट है ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर की लोअर पार्ट है, और टेम्परेचर आर हाइस्ट ओवर द समर पोल में टेम्परेचर को क्या रहते हैं? हाइस्ट रहती है, ओके। सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, दैट्स मीन स्ट्रेटोस्फियर में कोई क्लाउड्स नहीं रहता। एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना, आइडियल एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना कुछ वेदर फिनोमेना रहती है, लेकिन क्लाउड यहाँ पर नहीं रहता है। आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन को फ्लाइंग करने की सबकी आइडियल प्लेस जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है। दैट्स मीन स्ट्रेटोस्फियर में ही, दैट्स मीन क्या मैंने बोला कि स्ट्रेटोस्फियर में, ओके, स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन्स और अदर्स जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पर ही उसको फेनोमेना हम नोटिस करती है। सर्कस क्लाउड्स आर प्रेजेंट एट द लोअर लेवल में सर्कस क्लाउड प्रेजेंट रहती है, ओके। क्लाउड क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है, देख ही रही हो मैंने कि बोला। देखो एक बात नोटिस करो इस ग्राफ से, क्या बोल रहा है? इस एक्सिस में टेम्परेचर
और यहाँ पर हाइट। ओके, देखो टेम्परेचर इस एक्सिस में तो है ही, ये 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, सो जब हाइट इंक्रीज होगा तो देख रहे हो यहाँ 20 और 15 के बीच में रहती है। तो जितना हाइट, अगर हाइट इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक सेकेंड, इस एरिया में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर हाइट अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देख ही रहे हो, यहाँ पर हाइट इंक्रीज होगा तो इस रीजन में हाइट इंक्रीज से ही टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ इतना रीजन में। लेकिन देन हाइट इंक्रीज से टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसको बोलती है, इसलिए बोलती है, क्या बोलती है, एट द पोल इन समर सेशन मैक्सिमम हाइट प्रेजेंट हेयर, दैट्स इज स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, देन आएगा मेसोस्फीयर में हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो हाइट इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देख ही रहे हो फिनोमेना कैसा है। ओके, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है थोड़ी रीजन में, और हाइट इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज, हाइट इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज, दैट्स मीन डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। तो समझ रही हो कैसे याद करना है, बिल्कुल। ओके, अब यार देखो लोअर लेवल में सर्कस क्लाउड प्रेजेंट रहती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर की क्या क्या बात स्पेशल है, ओजोन लेयर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, मैक्सिमम टेम्परेचर इन समर सेशन एट द पोल at okay, then cloud free region and weather phenomena happened here। okay, और एरोप्लेन्स, ओके, एरोप्लेन्स इस रीजन में फ्लाई करती है। एंड देन सर्रस क्लाउड्स आर प्रेजेंट एट द लोअर लेवल में सर्रस थोड़ी क्लाउड्स प्रेजेंट रहती है। हो गया। और देन ट्रोपोपॉस और स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में कि बिटवीन जो रीजन होता है, जो चेंजेबल रीजन होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉस। हो गया। अब यहाँ पर देखो मेसोस्फीयर 50 से 80 किमी तक रहती है, अप टू मेसोपॉस में रहती है। तो मेसोपॉस क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की जो रिलेशन है, उस रिलेशन को, दैट्स मीन जो लेयर है, उस लेयर को भी बोलते हैं मेसोपॉस। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, सो इस लेयर को क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है मेसोपॉस, वेयर द टेम्परेचर अगेन रिड्यूसेस विद द हाइट। मैंने अभी देखा इवन स्कैट्स ऑफ वाटर वेपर थोड़ी वहाँ पर रहती है, कैन बी। मैंने थोड़ी देर ही पहले में ही बोला कि वाटर वेपर जब मैक्सिमम प्रेजेंट रहती है, ओके, वाटर वेपर मैक्सिमम प्रेजेंट रहती है कहाँ पर, अप टू 5 किमी। सो मेसोस्फियर दैट्स मीन 50 से 80 किमी तक वाटर वेपर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ओके, सो वाटर वेपर बहुत ही यहाँ पर कम रहते हैं। ओके, देखो ये यहाँ पर ये आता कि मैंने बताया, हाँ सॉरी, आई मीन वाटर वेपर थोड़ी आई मीन वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड 90 किमी तक ही रहती है, लेकिन 90 किमी तक ही रहती है। ओके,
लेकिन जब मैक्सिमम की बात आएगा तो 5 किमी तक ही रहते हैं। सो हो गया, तो देख ही रही हो। इवन द स्केयर्स वाटर वेपर कैन बी सब्लिमेटेड इनटू पोलर मेसोस्फेरिक noctilucent cloud. Even the scarce water vapor can be sublimated into polar mesospheric noctilucent cloud. Okay, okay. Most of the meteors burn up to this layer. That's mean मेसोस्फीयर तक आते आते बर्न हो जाता है। ओके, तो मेसोस्फीयर के क्या इंपॉर्टेंस है? मेसोस्फीयर जो स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच की जो रिलेशन है उसको बोलती है मेसोपॉस। ओके, उसको बोलते हैं मेसोपॉस, नो स्ट्रेटोपॉस। ओके, उसको बोलते हैं मेसोपॉस। और मेसोपॉस की जो टेम्परेचर दैट्स द कोल्डेस्ट लेयर of the atmosphere, which is the coldest layer of the atmosphere, and height inversely proportional to temperature. That's mean high increasing height and temperature decreasing. और ये हम लोग जानते हैं कि वाटर वेपर जो रहती है वो 90 किमी तक ही प्रेजेंट रहती है। वाटर वेपर 90 किमी तक ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन ओके 90 किमी तक ही प्रेजेंट रहती है वाटर वेपर। सो ओके, वाटर वेपर 90 किमी तक ही प्रेजेंट रहती है, मैक्सिमम प्रेजेंट रहती है 5 to 5 किमी, देन 90 किमी स्कैर्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पर यही बोला कि पोलर मेसोफेरिक नॉक्टिलुसेंट क्लाउड में सब्लिमेटेड रहती है वाटर वेपर। ओके, मोस्ट ऑफ द मेटियोर्स बर्न अप टू दिस लेयर्स, इस लेयर तक आते आते मैक्सिमम मेसोस्फीयर दैट्स मीन मैक्सिमम मेटियोर्स बर्न हो जाते हैं। ओके, अब आएगा थर्मोस्फीयर। इसके बारे में क्या बोला कि टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेस विथ हाइट। जब हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो एक ही बात, अगर हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट एंड द एक्स रे रेडिएशन, एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेडिएशन। दैट्स मीन थर्मोस्फीयर क्या एब्जॉर्ब करती है? एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रे रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। इसलिए जितना हाइट इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर और भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसलिए अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रे एब्जॉर्ब करती है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहाँ पर ही है, 80 से 40 किमी के बीच में। और जितना सैटेलाइट हमारे अर्थ को रिवोल्यूशन दैट्स मीन रिवोल्यूट करती है, सब सैटेलाइट ओके इस थर्मोस्फीयर में सराउंडेड थर्मोस्फीयर में रहती है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वो कार्बन लाइन located an altitude of 100 किमी। Located at an altitude of 100 किमी and border between Earth's atmosphere and outer space. Kármán line located at an altitude of 100 किमी। 100 किमी ऑल्टीट्यूड में एक लाइन रहती है, उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। कार्मैन কোন মানুষের, দ্যাটস মিন कार्मैन लाइन। ओके, बॉर्डर बिटवीन अर्थ एटमोसफियर एंड आउटर स्पेस। ओहो, दैट्स मीन ये कार्बन लाइन या अर्थ के एटमोसफियर एंड यहाँ पर आएगा आउटर स्पेस। तो 100 किमी से अगर तुम ऊपर जाओगे तो आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड देन 100 किमी के बीच आओगे तो अर्थ की एटमोसफियर रहती है। दैट्स मीन अर्थ एटमोसफियर एंड आउटर स्पेस की बीच में जो लाइन रहती है उस लाइन को बोल दिए क्या? कार्बन लाइन। हो गया। देन
आयनोस्फीयर, दैट्स मीन आयनोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर ये दो को कॉम्बाइन करके एक PIQ आया था। सो आयनोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर की जो बात है, ओके, तो ओजोनोस्फीयर रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में और आयनोस्फीयर रहती है थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर की पार्ट है। ओके, तो आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की पार्ट है। एंड रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ फ्रॉम दिस स्फीयर। सो दिस स्फीयर से ही क्या बोला मैंने, आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर एंड रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ फ्रॉम दिस स्फीयर। सो दिस स्फीयर से ही रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड होता है और आयनोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर। वहाँ पर एक PIQ था, उस PIQ में बाद में जाते हैं। सो थर्मोस्फीयर की थिकनेस क्या है, थर्मोस्फीयर 80 से 400 किमी तक की थर्मोस्फीयर रहती है। और थर्मोस्फीयर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अगर हाइट इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो क्यों यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि एक्सरे अल्ट्रावायलेट रे, ओके, एक्सरे अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्प्शन इस रीजन में रहती है। एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे की एब्जॉर्प्शन इस रीजन में रहती है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड देन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट ऑर्बिट्स प्रेजेंट हियर, कार्बन लाइन, दैट्स line between at Earth's atmosphere and outer space at the altitude of the 100 km, and ionosphere is the part of this. Okay, and radio waves are reflected on the earth from this sphere से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके इस स्फीयर से रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होके अर्थ में रिटर्न जाती है। ओके, सो दिस इज द आयनोस्फीयर। अब आएंगे हम एक्सोस्फीयर, बियॉन्ड 400 किमी। ओके, यहाँ पर 80 से 400 किमी तक की बात है। एक्सोस्फीयर जो वो हाई टेम्परेचर ऑफ एयर पार्टिकल्स बट लेस डेंस, सो टेम्परेचर रिड्यूसेस विथ हाइट। यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूस होते हैं हाइट इंक्रीज होने से। ओके, हाइट इंक्रीज और टेम्परेचर रिड्यूसेस, क्योंकि डेंसिटी जो है वो लेस डेंस्ड है, डेंसिटी लेस है। एयर पार्टिकल की हाई टेम्परेचर, एयर पार्टिकल की टेम्परेचर यहाँ पर बहुत हाई होता है। ओके, बट डेंसिटी लेस होता है। क्योंकि डेंसिटी लेस होता है इसलिए जितना हाइट इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। above the ionosphere and extend to 400 kilometer. That's mean beyond the 400 kilometer and beyond the ionosphere. Okay, above the ionosphere, exosphere starts the layers. Air is extremely rarefied. ओके, दैट्स मीन यहाँ पर एयर नहीं रहता है। अगर तुम बोलोगे नहीं रहता है तभी अच्छा है, तो यहाँ पर एयर की प्रेजेंस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्टिकल कैन गो अप टू, ओ माई गॉड, 100 डिग्री सेल्सियस। दैट्स मीन एक्सोस्फीयर में जो एयर रहती है उस एयर की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्टिकल कैन गो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फील्स कोल्ड है, कोल्ड भी होता है। ओह माय गॉड, इवन टेम्परेचर फील्स कोल्ड, क्योंकि
हाइट इंक्रीज होने से टेम्परेचर जब रिड्यूस हो जाएगा, हाइट इंक्रीज होने से टेम्परेचर जब रिड्यूस हो जाएगा तब डेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो इफ द हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्टिकल, जब एयर पार्टिकल की टेम्परेचर हाई होगा बट डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा, डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा. सो टेम्परेचर रिड्यूस विथ हाइट, टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा हाइट इंक्रीज होने से. डन. अबव द आयनोस्फीयर, जब आयनोस्फीयर की अबव लेयर में हम जाएंगे तो 400 किमी तक एक्सटेंड होता है. अब बियॉन्ड द 400 किमी और अबव द आयनोस्फीयर एक्सोस्फीयर कैन बी स्टार्टेड. एयर इज एक्सट्रीमली रेयर. ओके, टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्टिकल कैन गो अप टू 100 डिग्री सेल्सियस बट टेम्परेचर फील्स कोल्ड. अगर तुम उसका टेम्परेचर लोगे तो उसका वहाँ पर एक्चुअली पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अल्टीमेटली डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी लो. सो अगर हाइट इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिक्रीज ही हो जाएगा. यही बात है. सो इसलिए कोल्ड फीलिंग्स भी आता है. सो क्या बोला मैंने, अगर यहाँ पर पहली बात तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो रीजन है उसको बोलती है ट्रोपोस्फॉस, एंड स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच के बोलती है उसको मेसोपॉस. और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की जो हुआ पर नहीं है, मेसोस्फियर थर्मोस्फियर बीच की जो उसको मेसोपोस बोलती है. और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो होती है स्ट्रेटोपोस बोलती है. सॉरी, मिस्टेक हो गया फिर से. ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच की जो लेयर है उसको बोलती है क्या, उसको बोलती है ट्रोपोपॉस, उसको बोलती है ट्रोपोपॉस. और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच की जो रीजन है उसको बोलती है स्ट्रेटोपॉस. और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच की जो रीजन है उसको बोलते हैं मेसोपॉस. और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर की जरूरत नहीं है. सो पहली बात तो हाइट जितना भी इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे, ट्रोपोपॉस की टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, स्ट्रेटोपॉस की टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और मेसोस्फियर की टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और थर्मोस्फियर की टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एक्सोस्फियर की टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. ऐसा सिस्टम है. ओके, हो गया. और देन हाइट, यहाँ पर पोल में 80 किमी, स्ट्रेटोस्फियर पोल में 80 किमी और इक्वेटर में 18 किमी, सॉरी पोल में 8 किमी, आई एम मिस्टेक. पोल में 8 किमी और पोल में 8 किमी आएगा. और ओके, और इक्वेटर में 18 किमी तक आएगा, इक्वेटर में 18 किमी तक आएगा. ओके, जब हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, वो तो बात है. और स्ट्रेटोस्फियर में अप टू 50 किमी, और देन मेसोस्फियर में 50 से 80 किमी, थर्मोस्फियर में 50 से 400 किमी, सॉरी 80 से 400 किमी, और एक्सोस्फियर में बियॉन्ड 400 किमी. ट्रोपोस्फियर में जितना वेदर फिनोमेना है वो यहाँ पर होती है, और जितना वेदर फिनोमेना वो यहाँ पर होती है. एंड देन एरोप्लेन्स ओके जो रहती है वो स्ट्रेटोस्फियर में रहती है. और अगर तुमको बोले कि इन द पोल एंड समर, इन पोल एंड समर सेशन टेम्परेचर मैक्सिमम प्रेजेंट एट द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, अगर तुमको बोले कि कर्मन लाइन कहाँ पर प्रेजेंट है तो तुम क्या बोलोगे, कर्मन लाइन एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 किमी and at the altitude of the 100 किमी, okay, altitude of the 100 किमी in the thermosphere. जो एक लाइन है आउटर स्पेस, जो एक लाइन है आउटर स्पेस एंड ओके आउटर स्पेस एंड द एटमोसफियर के बीच में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ होता है, उसको बोलते हैं थर्मोस्फियर. उसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर, आई मीन सॉरी कार्बन लाइन. एंड देन आएगा ओजोन लेयर रहती है स्ट्रेटोस्फियर में, और आयनोस्फियर में रहती है थर्मोस्फियर. आयनोस्फियर रहती है थर्मोस्फियर में. और जितना एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब करती है, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब करती है, वो स्पेशली थर्मोस्फियर में रहती है, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है.
और यूवी रे को रिजेक्ट करने की बात जब आती है, ओके, जब आती है वो ओजोनोस्फीयर में रहती है। ओजोनोस्फीयर एक्चुअली लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। और जितने सैटेलाइट रहती है, सैटेलाइट की ऑर्बिट और स्पेस स्टेशन आयनोस्फीयर आयनोस्फीयर जो है वो स्पेशली रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, रेडियो वेव को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है अगेन इन अर्थ। और ये थर्मोस्फीयर की बात मैं बोल रही हूँ एक्चुअली, हो गया। ओके, अब मेसोस्फीयर की जो बात आएगा, तो मेसोस्फीयर एक्चुअली मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर, मोस्ट कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर। बिकॉज यहाँ पर अगर हाइट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली 50 से 80 किमी तक, तो 50 से 80 किमी रेयरेस्ट ओके वाटर वेपर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, रेयरेस्ट वाटर वेपर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। and the most of the materials burns up to this region, that is the mesosphere ताकि बर्न हो जाती है। ओके, एंड एक्सोस्फीयर बियॉन्ड द 400 किमी, beyond the 400 kilometers, that's exosphere, which is air particle is more temperature up to 1000 degrees Celsius, but cold feelings very coldest because the density of the air is low and the height increases and temperature decreases. Temperature increases, air is very extremely low, extremely rare field. Okay, extremely rare field, तो ये इसको बोलती है एक्सोस्फीयर। डन, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड बेस्ट। सो लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। अगर तुमको बोले कि हेटेरोस्फीयर की बात, एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करके लेयर होता है हेटेरोस्फीयर में। नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन हीलियम देन हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन इज द मोस्ट ओके, तो उसका एटॉमिक नंबर 1, सो हाइड्रोजन, helium, oxygen, then nitrogen. 1, 2, helium, oxygen 8, and then nitrogen. Okay, then I get nitrogen 7. तो ऑक्सीजन पहले देन नाइट्रोजन। डन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहती है तो नाइट्रोजन यहाँ पर रहेगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम, देन हीलियम देन नाइट्रोजन। सो हो गया। अब आओ वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है भाई, हीट ट्रांसफ़र कैसी होती है। तो पहले इस इमेज को देखना चाहिए। इस इमेज में क्या बोला, मैंने एक कंटेनर लिया। ओके, वेरी गुड, मैंने एक कंटेनर ले लिया। उस कंटेनर में क्या होता है, ओके, बहुत सारा वाटर है। यहाँ पर क्या आएगा, कन्वेक्शन आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन होगा। तो कन्वेक्शन क्या है, यहाँ पर रेडिएशन। देखो इस इमेज को देखो, जूम करती हूँ। ये मेरा हैंड है, यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, हीट, देन क्या होगा, ऐसे तो जाएगा ना, ऐसे तो जाएगा, ऐसा ही तो होगा सिस्टम। तो उसको बोलते हैं क्या, रेडिएशन। कन्वेक्शन क्या, पार्टिकल्स का जब मूवमेंट होगा, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इट्स कॉल्ड द कन्वेक्शन। ओके, and what is the conduction? Conduction is the heat is transferred from one place to another place, not by the passing of particle, only by the conductions. This is called the conduction. Conduction क्या है, पार्टिकल को वन रीजन से अनदर रीजन में सेंड करने की जब बात आएगी, वन रीजन से अनदर रीजन में सेंड करने की जब बात आएगी, तब उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। लेकिन सॉरी माई मिस्टेक, आई एम डिस्ट्रैक्टेड, सो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे इसलिए, सॉरी। सो कंडक्शन क्या है, कंडक्शन हो, द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन। वे ऑफ हीट ट्रांसफर, सो
क्या आएगा, मैंने बोला conduction, no, this conduction, convections, advections and radiations. बीच में ये एडवेक्शन क्या है एडवेक्शन जो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर और वाटर। दैट्स मीन एयर अगर हॉरिजॉन्टली मूव होगा, ओके, लेफ्ट से राइट में मूव होगा और साउथ से नॉर्थ में मूव होगा। सो अगर ऐसा होगा तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को बोलते हैं एडवेक्शन। एयर और वाटर हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट आएगा तो उसको बोलते हैं कि एडवेक्शन। सो एडवेक्शन की बात बोला, देन आएगा ओके बाद में कंडक्शन। कंडक्शन थ्रू ए सॉलिड मटेरियल फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, कंडक्शन बोलते हैं उसको। हाई दैट्स mechanism get direct contact between the particles with heat moving from a region of higher temperature to one of the lower temperature। हाय यार, मेन सेंटेंस ही नहीं बोला है यहाँ पर कि मेन सेंटेंस में क्या है एक्चुअली वो अंडरस्टैंड कर दिया, नहीं बोला लेकिन अंडरस्टैंड कर दिया उसको। तो समझ लो ए पार्टिकल है, ओके, पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल ऐसे ऐसे करके क्या जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। लेकिन पार्टिकल का कोई मूवमेंट नहीं आएगा, पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ यहाँ पर सपोज टेम्परेचर इज़ हाई टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री और यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की डायरेक्शन में ही क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा। ओके, व्हाट इज द कंडक्शन? कंडक्शन तो कंडक्शन हो गया। सो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफ़र होगा और डायरेक्ट ओके हो गया। कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन क्या है? कॉन्वेक्शन मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड बोल दिया मैंने, पार्टिकल का मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ ए फ्लूइड का मूवमेंट होगा। यहाँ पर वार्मर लेस डेंस फ्लूइड राइज वाइल कूलर डेंसर फ्लूइड सिंक्स। क्या बोला यहाँ पर? अगर वार्म होगा और लेस डेंस होगा, सो याद रखो कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेंसिटी जो होता है ना, और डेंसिटी उसको डिक्रीज होता है, डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट्स मीन यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए तुम लोगों ने देखा है एट द एक्सोस्फीयर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेंसिटी भी बहुत मिनिमम है। ओके, जहाँ पर अगर तुम स्ट्रेटोस्फीयर में देखोगे कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसको बोलते हैं डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम है। सो हो गया, इसलिए हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ही ओके हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। देखो इस रीजन क्या बोला मैंने और इस रीजन में क्या बोला, यहाँ पर देखो टेम्परेचर हाई डेंसिटी लो, टेम्परेचर लो डेंसिटी हाई। सो अगर डेंसिटी हाई होगा तो मास क्या होगा, ज़्यादा होगा ना। अगर डेंसिटी लो होगा तो मास क्या होगा, मिनिमम होगा ना। अगर डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डेंसिटी बहुत ही कम होगा तो मास क्या होगा, मास भी बहुत कम होगा। सो समझ लो कि यहाँ पर हाइट 100 किलोमीटर हाइट और या 0 किलोमीटर। सो हाई मास पार्टिकल्स कांट
Okay, high mass particle can't move at higher height, so lower mass particle can easily move at the lower height. So this is allow and this is not allow. Okay, done. हुआ. So every concept and logic clear. हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ओके, हाई टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की जो पार्टिकल होता है, ओके, हाई टेम्परेचर की जो पार्टिकल होता है उसका ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम हो गया ना. हाई टेम्परेचर की जो पार्टिकल होता है वो लोअर टेम्परेचर में आ जाता है, ऐसे ही तो होगा ना. और लोअर टेम्परेचर की जो पार्टिकल होता है वो हाई टेम्परेचर में जाता है. ऐसा तो पार्टिकल ऐसा नहीं होता है. ओके, मैंने थोड़ा लिंक करने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पर लिंक नहीं होगा, बाद में देखेंगे. डन. इस कॉन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट से लिंक नहीं होगा, इसलिए ओके आप समझ में आया. इसलिए इसको कॉन्वेक्शन नहीं बोलती है क्योंकि ये मेथड नहीं है. जब ऊपर वो उठेगा और आप माने लोअर में आएगा, इसको वर्टिकल मूवमेंट बोलती है. एयर की वर्टिकल मूवमेंट होता है और इसको कन्वेक्शन करंट बोलती है. वहाँ पर भी कन्वेक्शन वाट यूज हुआ है. ओके, उसको कन्वेक्शन करंट बोलती है. क्या होना चाहिए? लोअर मास और भी ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए. ओके, और हायर मास क्या आना चाहिए? लोअर में आना चाहिए. तो एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दिया. अगर मास ज़्यादा होगा तो बिल्कुल भी वो वर्टिकली मूव नहीं करेगा. आप सही है. ओके, अगर मास अगर मिनिमम होगा तो वर्टिकली मूवमेंट अलाउ, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा. ओके, डाउनवर्ड में मूवमेंट हो जाएगा. लेकिन अगर मास ज़्यादा है, मास मैक्सिमम, तो वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, वहाँ पर लोअर मूवमेंट होगा. ओके, यही एक रीज़न है दिल्ली में जो पोल्यूशन और दिल्ली का जो विंटर सेशन में जो बहुत प्रॉब्लम आता है, यही मेजर रीज़न है. क्योंकि अपर हाइट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है फॉर बार्निंग. ओके, फॉर स्टेबल बार्निंग इन गुजरात एंड हरियाणा रीजन में. तो इसलिए अपर रीजन में हाई टेम्परेचर की पार्टिकल रहते हैं और दिल्ली का लोअर रीजन में लो टेम्परेचर के पार्टिकल रहते हैं. सो इसलिए लो टेम्परेचर की इस पार्टिकल बिल्कुल भी अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाता है कन्वेक्शनल. ओके, अपर मूवमेंट नहीं कर पाता है. डन. लेकिन यहाँ पर की मास अपर हाइट पर मास ज़्यादा है, मैक्सिमम मास, इसलिए डाउनवर्ड मूवमेंट अलाउ होता है. सो इस डाउनवर्ड मूवमेंट में जो पार्टिकल डाउनवर्ड में आता है वो पार्टिकल एक्चुअली पोल्यूटेड पार्टिकल है. और इस पोल्यूटेड पार्टिकल और एक कोल्ड एयर दोनों एक साथ मिल के यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सिचुएशन क्रिएट करती है. ओके, बहुत इम्पोर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया. इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट, और अदर्स टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे. ओके, हम देखेंगे बाद में. डन. अब आया एडवेक्शन के हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर और वाटर. अगर वाटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा वाटर की, ओके, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में
ये भी यूज़ करेंगे जब हम ओशन करंट और अदर्स देखेंगे। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब वाटर की मूवमेंट होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब वाटर की मूवमेंट होगा, ओके, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब वाटर की मूवमेंट होगा, सो उस मूवमेंट से ओके, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जब मूवमेंट होगा, सो उस टेम्परेचर का जो मूवमेंट होता है उसको एवेक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडिएशन होता है यहाँ पर, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट नीड ऑफ ए मीडियम नेसेसिटी नहीं है। ओके, मीडियम नेसेसिटी नहीं है। क्या बोला मैंने, रेडिएशन होगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट नीड ऑफ मीडियम, कैन ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम से ट्रैवल कर पाएगा। दैट्स मीन रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो रेडिएशन होने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम से भी रेडिएशन हो सकती है। ओके, अब heat and temperature, albedo and isothermal and horizontal temperature of the temperature distribution और हीट बाजेट ऑफ द अर्थ देखेंगे। ओके, हीट एंड टेम्परेचर, ये पर क्या क्या बात है देखो। हीट ऑफ टेम्परेचर इंटरेक्शन ऑफ आइसोलेशन, यही आइसोलेशन यही वाट पीआईक्यू में था, आइसोलेशन, सॉरी आइसोलेशन नहीं, इंसोलेशन। इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन varies both horizontally and vertically. Okay, उन फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। ओके, समझ में आया बाबुआ। इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन, इंटरेक्शन होगा इंसोलेशन विद द एटमोस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस, एटमोस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस। ओके, atmosphere and the earth surface create heat which is measured in term of temperature. Interaction of insolation with the atmosphere and the earth surface. Atmosphere and the earth surface which create heat and which is measured in term of temperature. Oh my god, क्या बोला, ये वो अर्थ और ये जो एयर यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट है ना, वो एयर एक्चुअली इस अर्थ से क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। वो इंटरेक्शन को बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन। और उस इंसोलेशन से अगर कोई भी दो पार्टिकल और दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा, अगर कोई भी दो पार्टिकल और दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से आएगा फ्रिक्शन से आएगा फ्रिक्शन जो होगा वो फ्रिक्शन से आएगा। ओके, वो फ्रिक्शन से आएगा, हीट जनरेट होगा ना, अगर हीट जनरेट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन विथ एटमोस्फेयर एंड अर्थ सरफेस क्रिएट्स हीट which is measured in the term of temperature. ओके, या इस टेम्परेचर की वेरिएशन वो वर्टिकल भी हो सकता है, दैट्स मीन हाइट इंक्रीज होने से भी हो सकता है, और उस टेम्परेचर की वेरिएशन वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। डन, कैसा, अभी मैंने वर्टिकल की एक एग्जांपल मैंने देखा है, एक लॉजिक मैंने देखने की कोशिश किया, और हॉरिजॉन्टली ये भी लॉजिक होता है। ओके, ओशन से कॉन्टिनेंट में और ओशन के बीच में और कॉन्टिनेंट के बीच में होता है। देन which factors affecting the distribution of temperature, which factor distribution the factors affecting the distribution of temperature, there is the latitude, duration of the sunlight, sunspot cycle, latitude हमने लैटिट्यूड के बारे में देखा। ओके, लैटिट्यूड के बारे में देखा तो लैटिट्यूड की बात बोली यहाँ पर,
ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, दैट्स मीन तुम अगर विंटर की सेशन देखोगे और समर की सेशन देखोगे तो विंटर में सनलाइट मिनिमम प्रेजेंट रहती है और समर सेशन में मैक्सिमम सनलाइट प्रेजेंट रहती है। तो उस ओके, ये डे और नाइट का जो टाइम का जो वेरिएशन है, डे और नाइट का जो टाइम का वेरिएशन है इन द समर सेशन एंड द विंटर सेशन, उसके ऊपर डिपेंड करके भी यहाँ पर भी एक पे क्यों है ओके, उसके ऊपर डिपेंड करके भी हम क्या देखा कि टेम्परेचर वेरिएट होती है और लैटीट्यूड से भी टेम्परेचर वेरिएट होते हैं। इतना डिग्री में डिग्री लैटीट्यूड में तुम रहती हो वो अगर तुम इक्वेटर की बात होगा तो इक्वेटर में तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अगर तुम पोल में रहोगे 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में पोल में रहोगे तो उसका टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा। और तुम 60 डिग्री पोल में रहोगे तब टेम्परेचर अलग होगा, और 30 डिग्री रहोगे तब टेम्परेचर अलग होगा। ओके, 30 में रहोगे तब टेम्परेचर अलग होगा। सो लैटीट्यूड की ऊपर ही भी डिपेंड करती है। और सनस्पॉट साइकिल के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, सनस्पॉट साइकिल, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर की ट्रांसपेरेंसी, दैट्स मीन अगर एटमोसफियर क्लीन होगा, एटमोसफियर में पार्टिकल अदर्स मैटर पार्टिकल अगर मिनिमम होगा तो वो वहाँ पर अलग सिस्टम शो करेगा। अगर पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल मिनिमम होगा तो, और अगर ज़्यादा होगा तो दोनों पर ही सिस्टम अलग अलग शो करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोसफियर। ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, अगर देखोगे प्लेस के ऑल्टीट्यूड, प्लेस के ऑल्टीट्यूड दिल्ली, पास में दिल्ली है, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर ही पास में तुम हिल में जाओगे, अगर माउंटेन में रहोगे तो होगा टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा। तो ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करके भी टेम्परेचर का वेरिएशन आता है। ओके, ओरिएंटेशन, अर्थ का जो ओरिएंटेशन भी एक फैक्टर है। ओके, अर्थ का जो ओरिएंटेशन भी एक फैक्टर है। उस ओरिएंटेशन से भी टेम्परेचर की डिफरेंस आ जाता है। ओके, वेजिटेशन कवर दैट्स मीन अगर तुम अमेजन फॉरेस्ट में जाओगे तो अमेजन फॉरेस्ट में भी टेम्परेचर अलग होगा। अगर तुम सहारा मरुभूमि में भी जाओगे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ अर्बन एरिया में जाओगे तो वहाँ पर ट्री और एनवायरनमेंट की कंट्रीब्यूशन बहुत मिनिमम है, तो इसलिए प्रॉब्लम आते हैं। तो वेजिटेशन भी एक प्रॉब्लम। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना डिस्टेंस में तुम रहते हो। अगर हमारा इंडिया देखोगे, इंडिया के अगर कोस्टल एरिया में देखोगे, और कोस्टल एरिया में जो यहाँ पर सिटी जो कलकत्ता है, पी आई को मैंने बोल रहा हूँ कलकत्ता, यहाँ पर टेम्परेचर जो रहता है टेम्परेचर टॉलरेंस टेम्परेचर है। लेकिन अगर तुम दिल्ली का टेम्परेचर देखोगे तो दिल्ली कोस्टल एरिया से बहुत ही ज़्यादा दूर है। सो अगर दिल्ली कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर होगा, डिस्टेंस में होगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर एक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन यही एक कलकत्ता भी एक सिटी है, बहुत बड़ा सिटी है, और मुंबई भी बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन कोस्टल एरिया से डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है। तो इसलिए यहाँ पर की टेम्परेचर जो है टेम्परेचर और यहाँ पर की टेम्परेचर और कोस्टल एरिया से डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा दिल्ली एरिया में, तो वहाँ पर के टेम्परेचर में डिफरेंस तो आएगा ही। ओशन करंट भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर की वेरिएशन में, क्योंकि ओशन में भी एक करंट जनरेट होता है कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में देखेंगे ओशन करंट क्या होता है। और हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में यहाँ से होता है टेम्परेचर वेरी होता है। तो ओशन करंट भी एक रीज़न है। ओके, लोकल फैक्टर लाइक लोकल विंड, अगर लोकल विंड बहुत ज़्यादा होगा तो बहुत विंड फीलिंग्स आएगा। ओके, कोल्ड फीलिंग आएगा। तो लोकल विंड में हीट प्रोड्यूस्ड है और हीट प्रोड्यूस होता है तो अलग आएगा। और अर्बन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तुम अर्बन एरिया में जाओगे, कि हम कलकत्ता में रहती है उसका जो टेम्परेचर है, और तुम देखोगे अब विंटर सेशन है, तो विंटर सेशन में कलकत्ता की टेम्परेचर बहुत
ही रिड्यूस बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम यहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर बाहर जाओगे तो बाहर जाओगे तो वहाँ पर की टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर और भी मिनिमम है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कलकत्ता की टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो इसलिए भी तुम देखोगे अर्बन एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी टेम्परेचर की वेरिएशन है। तो क्या क्या फैक्टर मैंने बताया कि लैटिट्यूड भी एक टेम्परेचर की वेरिएशन की प्रॉब्लम है, और लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड दैट्स मीन हाइट्स हो गए हाइट, और कोस्टल एरिया से तुम कितना डिस्टेंस में रहती हो तो वो भी एक फैक्टर है। और देन ट्रांसपोर्ट साइकिल, ओके ट्रांसपोर्ट साइकिल ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, विंटर समर में सनलाइट की ड्यूरेशन चेंज होती रहती है। और ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ के ओरिएंटेशन में भी एक प्रॉब्लम है। वेजिटेबल कवर्स, कितना वेजिटेबल कवर्स रहती है यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी से तुम कितना डिस्टेंस दूरी में रहती हो, सी से कितना डिस्टेंस दूरी में रहती हो वो तो मैंने बोल दिया। और ओशन करंट भी एक रीज़न है। और लोकल इन अर्बन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक रीज़न है। सो मैंने क्या बोला कि इंटरेक्शन ऑफ द इंसोलेशन दैट्स मीन एयर और अर्थ की सरफेस के बीच में एक इंटरेक्शन होती है। एयर और अर्थ की सरफेस के बीच में एक इंटरेक्शन होती है, उस इंटरेक्शन में हीट प्रोड्यूस होते हैं, टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ द इंसोलेशन। और इंसोलेशन और टेम्परेचर के वेरिएशन जो होते हैं वो वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी टेम्परेचर की वेरिएशन होता है, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर की वेरिएशन होता है। और कौन कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो जो लैटिट्यूड और सनलाइट की ड्यूरेशन और ट्रांसपोर्ट साइकिल, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर और वेजिटेबल्स कवर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड द ओशन करंट, ओके एंड द ओशन करंट और अर्बन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन और लोकल विंड। सो यही हीट टेम्परेचर वेरिएशन की 20 की बात बोला मैंने। एल्बेडो इज ए स्टैंडर्ड्स, ओके, जो मेजर्स ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी मेजर करती है, सरफेस की रिफ्लेक्टिविटी मेजर करती है, उसको बोलते हैं एल्बेडो। मेजर ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, measure of the reflectivity of the surface is called the albedo. Okay, that's mean अर्थ की सरफेस से कितना रिफ्लेक्ट होगा, उसको क्या बोलती है, एल्बेडो बोलती है। तो मेजर्स ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द एल्बेडो। टू सरफेस विथ हाई एल्बेडो, measures of the reflectivity of the surface with the high albedo such as snow and ice. अगर एल्बेडो बहुत ज़्यादा होगा, ओके, तो स्नो और आइस होगा उस रीजन में। ओके। अगर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, पहले बात सुनो, रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कोल्ड एरिया हो जाएगा ना, स्नो हो जाएगा, कोल्ड हुआ स्नो हुआ। सो अगर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो तो एल्बेडो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एट द हायर एल्बेडो टेम्परेचर ओके, एट द हायर एल्बेडो दैट्स मीन at the region where the reflectivity is more, सो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन कोल्डिंग का सिस्टम जो कोल्ड सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस विद द हाई और एल्बेडो सच एज स्नो एंड आइस, डार्क सरफेस लाइक ओशन, फॉरेस्ट अर्बन एरिया हैव लो एल्बेडो, शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस की जो रिफ्लेक्टिविटी है, रिफ्लेक्टिविटी का मेजर्स स्टैंडर्ड्स की जो नेम है उसको बोलते हैं कि एल्बेडो।
तो अगर रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगा तो एल्बिडो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एल्बिडो ज़्यादा होगा दैट्स मीन रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगा, दैट्स मीन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट्स मीन कोल्ड इंक्रीज होगा, दैट्स मीन जहाँ पर कोल्ड इंक्रीज है वहाँ पर क्या होगा, स्नो और आइस होने लगेगा। डार्क सरफेस लाइक ओशन, फॉरेस्ट, अर्बन एरिया हैव लो एल्बिडो। क्यों क्यों डार्क सरफेस, दैट्स मीन डार्क सरफेस में क्या क्या रहते हैं, डार्क सरफेस में रहते हैं ओशंस, जहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ही मिनिमम है उसको डार्क सरफेस बोलती है, और जहाँ पर रिफ्लेक्टिविटी बहुत ही मिनिमम है उसको डार्क सरफेस बोलती है। क्योंकि डार्क सरफेस जो है ना, डार्क सरफेस जो है वो डार्क सरफेस में, समझो पहले डार्क सरफेस में रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता है, सो लोअर रिफ्लेक्टिविटी हो, सो लोअर रिफ्लेक्टिविटी देन लोअर albedo, then temperature albedo minimum, reflectivity minimum, temperature increases। ओके, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। डन। और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, डार्क सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलते हैं, डार्क सरफेस। एग्जाम्पल ओशन, फॉरेस्ट, अर्बन एरियाज, ओशन ओशन फॉरेस्ट, ओशन फॉरेस्ट अर्बन एरिया, ओशन फॉरेस्ट अर्बन एरिया, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगा ना, इसी बात है। शॉर्ट और लॉन्ग वेव रेडिएशन, दैट्स मीन शॉर्ट वेव रेडिएशन भी होता है और लॉन्ग वेव रेडिएशन भी होता है। शॉर्ट वेव की रेडिएशन भी होता है और लॉन्ग वेव की रेडिएशन भी होता है। दैट्स मीन हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी द शॉर्टर द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज्ड। बात में तो दम है, देखो। हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, शॉर्टर वेव लेंथ, दैट्स मीन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज्ड। दैट्स मीन अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, समझो पहले, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। मोर टेम्परेचर वेवलेंथ मिनिमम, सो रेडिएशन ऑल्सो रिलीज्ड, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, क्या क्या बोला मैंने, एल्बेडो के बारे में बोला। एल्बेडो, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो। रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड एल्बेडो एंड सरफेस विद द हाई एल्बेडो सच एज स्नो एंड आइस। स्नो एंड आइस की सरफेस जो है, जो हाई एल्बेडो रहती है, उसके बारे में बताएं। सरफेस विद हाई एल्बेडो सच एज स्नो एंड आइस, snow and surface with high albedo such as snow and ice. Okay, and dark surface like oceans, forest, urban area. डार्क सरफेस ओशन फॉरेस्ट अर्बन एरिया, वहाँ पर लो एल्बेडो रहती है और शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों रहते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ओके, वहाँ पर वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। और जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है वहाँ पर वेवलेंथ मिनिमम है, वहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है। सो हाई टेम्परेचर लो वेवलेंथ, हाई टेम्परेचर लो वेवलेंथ, सो रेडिएशन वहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हो गया। अब आइसोथर्म्स और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। वाटर और एयर की मूवमेंट में एडवेक्शन जो रहती है, तो वो यहाँ पर एडवेक्शन नहीं है, सॉरी, ये एडवेक्शन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, पहले देखना पड़ेगा आइसोथर्म्स। Isotherms, iso mean constant, okay, therms mean temperature। हो गया, that's mean are line joining locations with same temperature। that's mean हमारा अर्थ में किस किस एरिया में, ओके,
कौन कौन सी एरिया में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है। कौन कौन सी एरिया में टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, उस एरिया को बोलते हैं कि आइसोथर्म्स। दैट्स मीन आइसोथर्म द लाइन जॉइनिंग लोकेशन विथ सेम टेम्परेचर। लैंड सी कॉन्ट्रास्ट, ओशन करंट एंड टोपोग्राफी। ओके, क्या बोला है यहाँ पर, लैंड सी कॉन्ट्रास्ट, ओशन करंट एंड टोपोग्राफी। blend inland in summer and towards the coast in winter. Blend inland in summer and towards the coast in winter. Blend inland in summer. ओके, समर में इनलैंड में बेंड हो जाता है। ओके, और विंटर में कोस्ट में बेंड हो जाता है। क्या बोला, एक समर के बारे में बोला और एक विंटर के बारे में बोले। समर में इनलैंड में बेंड होता है और विंटर में कोस्ट में बेंड होता है। ओके डन। सो इन जुलाई एंड इन जनवरी, जुलाई दैट्स मीन समर, isotherm shift to south over ocean, shift to south over ocean and north over land। और यहाँ से PIQ है, PIQ नो डाउट। ओके, क्या बोला, इन जुलाई दैट्स मीन समर। क्या बोला, समर में क्या रहता है, इनलैंड में रहती है और विंटर में कोस्ट एरिया में रहती है। सो इन जुलाई आइसोथर्म शिफ्ट टू साउथ, साउथ में शिफ्ट हो जाता है। मंथ ऑफ जनवरी, मंथ ऑफ जुलाई, देखो जुलाई में क्या बोला मैंने, साउथ पर शिफ्ट हो जाता है ना, साउथ, देखो साउथ पर शिफ्ट होता है। देखो यहाँ पर गया, ओके यहाँ पर देखो, देख रहे हो साउथ पर शिफ्ट हो रहा है, साउथ, देखो साउथ पर शिफ्ट हो रहा है। सो क्या बोला, जुलाई आइसोथर्म शिफ्ट साउथ ओवर ओशन। ओके ओवर ओशन, ओशन में साउथ में शिफ्ट होता है। हैं, क्या बोला, ओवर ओशन एंड नॉर्थ ओवर लैंड, नॉर्थ में शिफ्ट होता है लैंड पर। जब लैंड एरिया है वहाँ पर देखो 0 डिग्री, इस टोटल एरिया 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ में हो रहा है, हाँ नॉर्थ में आ रहा है। हाँ ऐसा नहीं होता, इतना भी एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट नहीं, समझ में दिक्कत आएगा, तो ये याद रखना पड़ेगा। तो दैट्स मीन इन जुलाई, ओके इन जुलाई आइसम शिफ्ट टू साउथ ओवर ओशन, ओशन में साउथ में शिफ्ट होता है, ओशन में साउथ में शिफ्ट होता है और लैंड में नॉर्थ पर शिफ्ट होता है। ओके, यहाँ पर क्या देखा, समर आएगा तो इनलैंड में और विंटर में आएगा कोस्टल में। सो लैंड इन जुलाई, लैंड समर सेशन, समर से इनलैंड दैट्स मीन नॉर्थ एरिया, और ओशन दैट्स मीन ओशन में, लैंड पे नॉर्थ एरिया और ओशन में आएगा साउथ एरिया।
याद करने की तरीका मैंने पा गया। देखो, देख रहे हो कुछ नॉर्थ में गया है। ओके, जुलाई जुलाई नॉर्थ पर गया, देख रही हूँ जुलाई लैंड नॉर्थ। और जनवरी I should have deviate to the north over the ocean. Oh, vice versa. South over the continent. साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट शिफ्ट होता है। अगर तुम याद रखोगे, अगर जुलाई वाले याद रखोगे ना, अगर जुलाई वाली याद रखोगे तो जुलाई में इंडिया पे नॉर्थ पर गया है। तो अगर ऐसा याद रखोगे, ओके, अगर ऐसा याद रखोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो साउथ पर गया। सो जुलाई पर इन इंडिया नॉर्थ पर गया है। ओके, और नॉर्थ में गए। ओके, और इन जनवरी साउथ पर गए। सो लैंड ओशन ऑपोजिट, देन अदर्स सब। एक ही चीज़ याद रखो, सिर्फ ओनली याद रखना पड़ेगा। इंडिया में जुलाई में नॉर्थ पर गया है और समर में नॉर्थ पर गया है, और जनवरी विंटर में आएगा साउथ पर। ओके, होगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, ओशन करंट कैन कॉज आइसोथर्म्स टू ब्लाच और कार्व डिपेंडिंग ऑन देयर टेम्परेचर। ओशन current is, oh, that's mean in the ocean, okay, in the ocean, and in the summer session, ocean summer session, okay, summer session साउथ में, ओशन समर सेशन साउथ, और ओशन विंटर सेशन नॉर्थ पर। ओके, नॉर्थ पर जाएगा। तो जब ऐसा होगा ना, किस लिए हुआ, एक कार्व और बेंड ब्लाच, बिकॉज ओशन करंट रीजन, टोपोग्राफी। माउंटेन कैन ब्लॉक एयर मासेस। सो टोपोग्राफी एक रीजन है, माउंटेन कैन ब्लॉक और चैनल एयर मासेस। माउंटेन्स कैन ब्लॉक और चैनल्स एयर मासेस। ओके, माउंटेन कैन ब्लॉक और चैनल एयर मासेस, इसलिए लैंड पर हो रहा है। अब बोलती हूँ आइसोथर्म्स आर द लाइन जॉइनिंग लोकेशंस where temperatures are constant. Isotherms are line joining locations where temperatures are constant. Okay, लैंड सी कॉन्ट्रास्ट, लैंड और सी में कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं। ओके, लैंड और सी में कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं। लैंड विंटर में कोस्टल एरिया में ब्लेंड हो जाता है, और विंटर में और समर में इनलैंड में ब्लेंड होता है। ओके, इनलैंड में ब्लेंड होता है, याद रखना पड़ेगा। और देन इन जुलाई, सो इसलिए जुलाई दैट्स मीन समर नॉर्थ एरिया में शिफ्ट होता है, लैंड पर और ओशन पर साउथ एरिया में। और इन विंटर नॉर्थ पर ब्लेंड होता है। इन विंटर लैंड साउथ में ब्लेंड होता है, और साउथ में ब्लेंड होता है। ओके, और इन साउथ ओके, और ओशन नॉर्थ पर ब्लेंड होता है। सो ऐसा ओशन की जो ब्लेंडिंग और ब्लास्ट ये जो सिचुएशन, ये ओशन करंट के लिए ही प्रोड्यूस होता है। और टोपोग्राफी दैट्स मीन टोपोग्राफी भी रीज़न है इस आइसोथर्म की। और माउंटेन कैन ब्लॉक और चैनल एयर मासेस, इसलिए हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड shown by isothermal from the equator to poleward declining. Equatorial region is hot. Energy surplus, energy deficit, planetary wind, okay, mid latitude, heat budget. Distribution of temperature across the latitude. Distribution of temperature across the latitude shown by isotherm, that's mean temperature is constant. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के अक्रॉस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. डन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड हो गया. देखो यहाँ पर ओके, अगर ये समझ लिया तो काम हो जाएगा. देखो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, डन. तो पोलवार्ड में ट्रांसपोर्ट होता है और पोलवार्ड में भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है. पोलवार्ड में ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है. डन, ये तो हो गया. सो लैटिट्यूड, आइसोथर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड. लैटिट्यूड में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिकॉज 0 डिग्री में टेम्परेचर अलग होगा, 30 डिग्री में टेम्परेचर अलग होगा, 60 डिग्री में टेम्परेचर अलग होगा, 90 डिग्री में टेम्परेचर अलग होगा. तो सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड. अगर हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, हॉरिजॉन्टल में टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, अक्रॉस द लैटिट्यूड में टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, अक्रॉस द लैटिट्यूड में टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और जो आइसोथर्म्स को डिनोट करेगा कि एट इक्वेटर टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एंड ठीक है, 30 डिग्री टेम्परेचर में टेम्परेचर की एट 30 डिग्री टेम्परेचर की लैटिट्यूड में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, 60 डिग्री टेम्परेचर की लैटिट्यूड में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, 70 डिग्री टेम्परेचर की लैटिट्यूड में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. ऐसे ही टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. उसको इसलिए बोलते हैं आइसोथर्म्स. ओके, सो लैटिट्यूड अक्रॉस द लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और आइसोथर्म शो करेगा. और इक्वेटर टू पोलवार्ड टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग. टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाएगा. दैट्स मीन इक्वेटर से जब तुम पोलवार्ड में जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. अंदर से नॉर्मल. और इक्वेटर रीजन इज हॉट एंड लोएस्ट टेम्परेचर एट द नियर द पोल इज वेरी नॉर्मल. एनर्जी सरप्लस रीजन विद इन द इक्वेटर of 40 degree north to south latitude, region within the equator and 40 degree north to south, 40 north to south latitude, this is energy surplus. What is the energy surplus? Energy surplus is 40 degree north से 40 degree north से ओके 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक, 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ तक जो रीजन है उस रीजन में 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में एनर्जी सरप्लस रहती है. ओके, एनर्जी सरप्लस. यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, सो टेम्परेचर भी हाई है, डेंसिटी भी हाई है और एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है. तो एनर्जी इतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर इतना भी ज़्यादा होता है, इसलिए टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए टेम्परेचर सरप्लस भी रहता है. अगर टेम्परेचर सरप्लस लगेगा तो एनर्जी क्या, एनर्जी सरप्लस हो जाएगा. तो रीजन विद इन द इक्वेटर रीजन विद इन द इक्वेटर 40 लैटिट्यूड विद इन द इक्वेटर 40 नॉर्थ टू 40 साउथ में एनर्जी क्या रहता है, सरप्लस रहता है. ओके, ये रहा इक्वेटर की यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री साउथ और नॉर्थ पर.
एनर्जी सरप्लस रहता है। एनर्जी डेफिसिट, एनर्जी डेफिसिट क्या है? एनर्जी डेफिसिट इज बियॉन्ड 40 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड द एनर्जी डेफिसिट। 40 डिग्री बियॉन्ड में एनर्जी क्या रहता है? डेफिसिट रहता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स मीन एनर्जी लेस एब्जॉर्ब होगा, सो एनर्जी क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा, तो एनर्जी डेफिसिट बोलते हैं बियॉन्ड 40 डिग्री। द atmosphere and the ocean transfer excess heat from the tropics. Planetary wind and ocean current transfer excess heat from the tropics. Heat transfer takes place across the mid latitude 30 डिग्री टू 50 डिग्री 30 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में 30 डिग्री टू 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में उसको मिड लैटिट्यूड बोलती है, और उस मिड लैटिट्यूड में हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, उसकी मिड लैटिट्यूड में हीट ट्रांसफ़र होती है। सो हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस अक्रॉस द मिड लैटिट्यूड 30 डिग्री टू 50 डिग्री। 30 डिग्री टू 50 डिग्री के बीच में हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, अभी टेम्परेचर मैंने देखा और हीट, आप हीट देखें। ओके, द एटमोसफेयर एंड द ओशन ट्रांसफ़र एक्सेस हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक से हीट को ट्रांसफ़र करती है। दैट्स मीन प्लेनेटरी विंड एंड एटमोसफेयर, दैट्स मीन प्लानिटरी विंड्स एंड ओशन, दैट्स मीन ओशन करंट। ये दो प्लानिटरी विंड एंड ओशन करंट, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लानिटरी एंड ओशन करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र हीट, ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक एरिया से। और हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द मिड लैटिट्यूड 30 टू 50 डिग्री में हीट ट्रांसफर होते हैं। और हीट बजट अर्थ रिसीव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। इनकमिंग शॉर्ट वेव दैट्स मीन टेम्परेचर हाई। मैंने देखा जब शॉर्ट वेव आएगा दैट्स मीन शॉर्ट वेव लेंस, दैट्स मीन टेम्परेचर हाई। ओके, तो अर्थ रिसीव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन incoming short wave solar radiation and they give back heat into space by terrestrial radiation outgoing long wave terrestrial radiations, दैट्स मीन वेवलेंथ ज़्यादा होगा और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। आउटगोइंग long wave terrestrial radiations इम्पॉर्टेंट एरिया। क्या बोला मैंने? ये अर्थ रिसीव करते हैं। ओके, अर्थ रिसीव, अर्थ रेडिएट। ओके, so what is the heat budget? Earth receive a certain amount of insolation, that's mean incoming short wave solar radiation, so Earth receive करती है short wavelength and high temperature की रेडिएशन, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन अर्थ रिसीव करती है, उसको बोलते हैं अर्थ रिसीव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड गिव बैक हीट इनटू स्पेस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। इसको अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। ओके, और यहाँ पर क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। समझ रही हो? देखो, जब अर्थ रिसीव करेगा उसका टेम्परेचर हाई होगा, शॉर्ट वेव लेंथ आएगा, तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन होगा, उसकी इंसोलेशन सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव करेगा। और अर्थ जब रेडिएट करेगा तो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलती है, और वो टेम्परेचर रिड्यूस होगा और लॉन्ग वेव रेडिएशन करेगा। इस प्रोसेस से हीट वेव एक्चुअल जनरेट होता है। देखो, हीट बजट जनरेट होता है, हीट बजट। कुछ डिफरेंस अब तुमने देखा कि
इनकमिंग दैट्स मीन इनपुट, दैट्स मीन आउटपुट, और इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट मिनिमम, आउटपुट हीट के टर्म पर रिड्यूस है। ओके, ज़्यादा नहीं है, ये पर एक सरप्लस आ जाता है ना, इसको हीट बाजेट बोलते हैं, हीट बाजेट। देखो हीट बाजेट ऑफ द अर्थ क्या बोला, short wave solar radiation and long wave solar radiation. Short wave solar radiation, that's the insolations, the amount of heat insolations which earth received, and long wave earth radiation, that's mean earth radiate, long wave earth radiation बोल दिया जाएगा इसको। ओके देखो इस एरिया को देखो, इसको टेरिस्टोरियल, ओके टेरिस्टोरियल रेडिएशन बोलते हैं। टोटल सोलर रेडिएशन दैट्स यहाँ पर क्लाउड, ओके क्लाउड 100% आया, 100% रेडिएशन, सोलर रेडिएशन दैट्स मीन इंसोलेशन आया, क्लाउड पर आया, देन डायरेक्ट, ओके देन डायरेक्ट ये पर आया। सो क्लाउड थोड़ा ऑब्जर्व कर लेती है, और 100% से 33% एब्जॉर्ब बाय अर्थ, अर्थ एब्जॉर्व करती है, और इस 100% से 34% अर्थ एब्जॉर्व करती है। ओके डन। देन इस क्लाउड में जब आएगा तो अर्थ एब्जॉर्व करेगा 34%, और थोड़ा रेडिएट होके चला जाए, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन 10 में रेडिएट होके चला जाएगा। ओके रेडिएट होके चला जाएगा, देन अर्थ रेडिएट करेगा, क्लाउड भी रेडिएट करेगा, अर्थ भी रेडिएट करेगा। डन। और यहाँ पर रिसीव हो अर्थ बाय रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड दैट्स मीन पार्टिकल के साथ जो स्कैटरिंग प्रोसेस, पार्टिकल के साथ जो स्कैटरिंग प्रोसेस होती है, पार्टिकल के साथ जो स्कैटरिंग प्रोसेस होती है, उस स्कैटरिंग प्रोसेस में अर्थ यहाँ पर एब्जॉर्व करती है 17 प्लस, और एब्जॉर्ब बाय एटमोस्फेयर হচ্ছে 14 प्लस, एब्जॉर्ब बाय एटमोस्फेयर কত 14 प्लस, समझ रही हो। और स्कैटर्ड टू स्पेस -6, रिफ्लेक्टेड बाय स्पेस, क्लाउडेड बाय क्लाउड 27 और बाय अर्थ 2। देखो 34 70 40, ओके शॉर्ट वेवलेंथ की बात बोलती हूँ तो 4487, यहाँ 5 3 4 5 6, ओके। देन और भी एक बात है, 27 to 6 कितना हुआ, 875, ओके 1, सो 3, ए माइनस ए प्लस। यहाँ पर एटमोस्फियर, अर्थ और स्कैटरिंग रेडिएशन बाय अर्थ, स्कैटरिंग रेडिएशन एंड अर्थ 3, और यहाँ पर क्लाउड रिफ्लेक्ट 27, अर्थ रिफ्लेक्ट 2% and scattered to space 6%, so 35% रिफ्लेक्ट होता है शॉर्ट वेव लेंथ, हाई टेम्परेचर इंसोलेशन, 65% एब्जॉर्ब होती है बाय अर्थ, ओके बाय अर्थ एक्चुअली ए एब्जॉर्ब होती है, ओके ये दोनों मिलके कितना है 3 4 5 53% अर्थ एब्जॉर्ब करती है, और 14% एटमोसफेयर एब्जॉर्ब करती है, सो 65% एब्जॉर्ब होते हैं टोटल एटमोसफियर अर्थ से। ओके अर्थ में भी तो डिफरेंस है, डायरेक्ट अर्थ
34% और स्कैटरिंग से 17%। और यहाँ पर रेडिएट होता है क्या, अर्थ रेडिएट करते 2% और स्कैटरिंग से 6% रेडिएट होता है और अर्थ से रिफ्लेक्ट होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है क्लाउड से रिफ्लेक्ट 27%। लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन radiate to space from earth, okay, space from earth, देखो radiate from earth, radiate from earth 23, my god 23 रेडिएट होते हैं अर्थ से और 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करती है और स्पेस में जाती है ओनली -17। टार्बुलेंस एंड कन्वेक्शन से, टार्बुलेंस और कन्वेक्शन से, टार्बुलेंस और कन्वेक्शन मैंने देखा है किस थोड़ी देर पहले कि 9+ ओनली, दोनों ही, वो दोनों ही यहाँ पर 9+ होता है। हाँ ना, कन्वेक्शन ना सिर्फ हाइट इंक्रीज हो गया, इतना ही टार्बुलेंस हो गया। कंडेंसेशन से 19 पर 19+। रेडिएट टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर फॉर -40, ओके 9 -19 कितना है, 9 ओके 8 3 21 2 3 21 2 1 3 4 माइनस 8 से होगा और यहाँ से आएगा 6 9 19 6 9 19 17 और 48। ओके दैट्स मीन 8 7 7 7 8 7 5 1 4 5 6 और यहाँ पर 9 9 + 6 1 2। देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ में एब्जॉर्ब करती है, माय गॉड, अर्थ ओनली अर्थ एब्जॉर्ब करती है 53, अर्थ एब्जॉर्ब करती है 53, रेडिएट करती है 41, रेडिएट 41, ओके अर्थ 53 रेडिएट 41। कंडेंसेशन से ये 90 कंडेंसेशन टोटलटा एब्जॉर्ब हो जाती है, कंडेंसेशन से जितना अर्थ यहाँ पर रेडिएट होता है इतना ही एब्जॉर्ब होता है, सो ओके। और टार्बुलेंस में अर्थ जितना रेडिएट करते हैं उतना ही टार्बुलेंस में एब्जॉर्ब भी होता है। और 23 जो अर्थ रेडिएट करती है, एक्चुअली 34 में 23 जो अर्थ रेडिएट करती है वो 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब होती है, ओके 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब होते हैं और 17 स्पेस में चला जाता है। और यहाँ पर देखो रेडिएट टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर 48, जितना एब्जॉर्ब होते हैं सब मिल के 48 स्पेस में चला जाता है। सो एक्चुअली बोला कि अर्थ रिसिप्ट होता है इंसुलेशन प्रोसेस में, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन अर्थ रिसिप्ट, एंड फॉर दिस अर्थ रिसिप्ट इनपुट आया जो टेम्परेचर हाई है और शॉर्ट वेव रेडिएशंस, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और रेडिएट करते टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडिएट करते टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दैट्स मीन लो टेम्परेचर
लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट मिनिमम है। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट मिनिमम है, इसको हीट बाजी बोलते हैं। ओके, इसको हीट बाजी बोलते हैं। सो अगर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन में तुम देखोगे कि जब अर्थ और एटमोसफियर 65% रिसीव करती है और 33% रेडिएट करती है, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा। और अगर लॉन्ग वेव रेडिएशन में देखोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पर 41% एक्चुअली टोटली अर्थ रेडिएट करती है, लेकिन उसमें से भी ओनली 70% ही स्पेस में चला जाता है, रिमेन मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। ओके, 24 में एब्जॉर्ब हो जाता है। और देन एटमॉस्फेयर 65% रेडिएट होकर चला जाता है, 65 रेडिएट होकर चला जाता है। तो दिस इज एक्चुअल प्रोसेस। सो यहाँ पर वो इसलिए बोला कि टेरिस्टोरियल रेडिएशन में अर्थ हीट पैकिंग करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं। और अर्थ हीट एब्जॉर्ब बाय अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ओके, हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व, डन। सो थैंक यू, मैंने कंप्लीट कर दिया इस क्वेश्चन को, सारे टॉपिक को। और ए हो PIQ, सो एवरीथिंग कवर हो जाएगा इस PIQ में। ओके, ये देखो एवरीथिंग। Isotherm deviate to north and over the ocean and south over the continent. मंथ ऑफ जनवरी, दैट्स मीन विंटर। दैट्स मीन अगर विंटर होगा तो लैंड पे आएगा, अगर लैंड होगा में तो आएगा साउथ। हाँ, तो ऐसे ही। और द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करेंट एंड गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक the North Atlantic ocean colder and isotherm bends toward north. Oh my god. The presence of the cold ocean current make the North Atlantic ocean colder. January. That's mean यहाँ पर ओशन में क्या होगा, साउथ पर जाएगा। ओशन में साउथ पर जाएगा ओनली। हाँ, ओशन में साउथ पर ही जाएगा, तो ओशन में साउथ जाएगा। यहाँ पर नॉर्थ लिखा है। एक सेकेंड, साउथ कॉन्टिनेंट, हाँ सॉरी, साउथ जो है, सॉरी कॉन्टिनेंट में मैंने जनवरी कॉन्टिनेंट में लैंड पर आएगा, लैंड जो है वो लैंड पर आएगा साउथ में। ओके, तो लैंड अगर होगा तो साउथ में आएगा। हाँ सही है। तो ओशन में क्या होगा, नॉर्थ पर ही तो जाएगा। हाँ सॉरी, ओ माय गॉड, नॉर्थ में ही तो जाएगा भाई, नॉर्थ ही लिखा है, नॉर्थ। नॉर्थ दो बहुत देखते हैं, वन ओनली, क्या गलती हो गया। The presence of cold ocean current and Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder. कंफ्यूजन तो इसलिए, दैट्स मीन एक पूरी डाटा बेस है, उस डाटा में लैग आ रहा है। सो ओके, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे,
दैट्स मीन हमारा डाटा इनकम्प्लीट है। ओके, सो मैं अभी समाप्त करती हूँ यहीं पर। ओके, और भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, देन सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बाय बाय।